कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स रोज टू 9.53% और बढ़ते गया फूड बास्केट। तो कोर इन्फ्लेशन होता है, एक और हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन में सब इंक्लूड होता है, कोर मतलब कोर है, उसके अलावा फूड और फ्यूल नहीं होता इसमें। तो बस ये पता होना चाहिए। एमपीसी हैव तो टारगेटेड क्वेश्चन की। यहाँ पे सीपीआई सीपीआई में हम कौन सा यूज करते हैं? सीपीआई के लिए हम कोर यूज करते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन यूज करते हैं? हेडलाइन। हेडलाइन करते हैं, सब मिला के होता है। राइट। ठीक। राइट। तो इसमें सीपीआई में बोला गया कि सीपीआई ये जो है ये से रूरल अर्बन मिक्स्ड है, ये सीपीआई इसको बोलते हैं ना। हाँ, ये मिक्स्ड है। हाँ, तो सीपीआई जो है ये वाला एमपीसी की, इसका 4 ± 2 है, 2 से लेकर 6। ये डिसाइड करता है गवर्नमेंट कि कितना होना चाहिए इन्फ्लेशन, और जो एमपीसी डिसाइड करते हैं कि कैसे इसको मैनेज करे वो बेल्ट के अंदर में। हम आई राइट। थिंक हाँ। ठीक है। तो हर 2015 हुआ था ये चीज वापस। तो सेफ हाउस फॉर डिसेंट, दिस इज व्हाट द यूनिवर्सिटी शुड बी, कैंपसेस इन अमेरिका टू इंडिया। चैलेंज है। Freedom of expression is inside Indian American Constitution is often taken as extreme when individuals carry guns or to burn the American flag is hotly defended. वहां पर अमेरिकन फ्लैग को भी आप बर्न कर सकते हो, उतना आपके पास राइट्स है। दिस फ्रीडम इज अंडर कंसिडरेबल थ्रेट, अ थ्रेट दैट इज नॉट लिमिटेड प्रेजेंट कंट्रोवर्सी। हाँ, ठीक है। ये डिस्कस भी किए थे कि जीविस से रिलेटेड पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हो रहा था, तो फिर देयर वाज अ जेनोसाइडल कॉल फॉर द जीविश पीपल साइटिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर। तो वहाँ के जो थे हेड एमआईटी के और बाकी प्रोफेसर थे, तो दे सपोर्टेड कि जेनोसाइड शुड बी सीन इन द कंटेक्स्ट। तो कंटेक्स्ट में जेनोसाइड कभी दिखा नहीं आता है, जेनोसाइड जेनोसाइड होता है। देर इज नो इफ बट, देर इज नो ग्रे एरिया। तो फिर उस पर ही इशू हुआ था पूरा। तो ग्रोथ ऑफ DEI, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी, ये हर जगह बढ़ते जा रहा है और इंडिया में भी आया है, चाहे वो कॉर्पोरेट हायरिंग में लिया जाए या फिर वो इंस्टीट्यूशन में ले। तो एक हद तक ठीक है, लेकिन उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, और ट्रांसजेंडर पॉलिटिक्स, फिर बाइसेक्सुअल और फिर क्वियर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं यूएस में भी, वो इंडिया में देखा जाता है। रैडिकल थिंकिंग एंड स्केप्टिज्म टुवर्ड्स अ रिसीव्ड विजडम आर नॉट रेडली एम्ब्रेस्ड। Education should not be intended to make people comfortable. It is meant to make them think. ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कि कंफर्टेबल कंफर्मेटिव बायस, कंफर्म बायस जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज। और फिर आपका जो ग्रुपिंग होता है, ग्रुप के अंदर में सेम लोग सब चीज बात सेम चीज बोल रहे हैं, तो उसको फिर बायस हो जाता है एक तरह से, सर्कुलर बायस को बोलते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन मेक्स पीपल थिंक, काउंटर क्वेश्चन पूछे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे। तो ये हम लोग डिस्कस के लिए कल ही, ह्यूमन पैपिलो वायरस HPV क्लोज टू 85% ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दे हैव मेड सर्वैक, एक तरह इंडिजिनस वैक्सीन हो गया, पुणे में बेस्ड है SII, और इनको इंक्लूड किया जाएगा मास वैक्सीनेशन में। UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इट टारगेट्स मोर देन 2.5 करोड़ न्यू बॉर्न्स। तो इसमें एक बस इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि क्लिनिकल ट्रायल का डेटा, और फिर क्या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं कि इसका रिपरकशन मिले लॉन्ग टर्म मदरहुड पर, कोट एंड कोट, वुमेन का, ये वैक्सीन लेने से। तो ये सब डेटा होना चाहिए ऑनलाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि केस हुआ था एक जगह झारखंड में कहीं पर, जहाँ पर एक तरह से इशू हो गया था विद रिस्पेक्ट टू प्रेगनेंसी और बाकी सब वैक्सीन से रिलेटेड, फंडेड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो सब डेटा सामने में होना चाहिए ओवरऑल। A green fiscal blueprint. Finance Commission need to become an agent for the India's climate readiness. Finance Commission horizontal devolution, vertical devolution होता है इसमें। 5 एरियाज है, फॉरेस्ट, डेमोग्राफिक डिविडेंड, फिर एरिया स्पेसिफिक, पॉपुलेशन स्पेसिफिक, इनकम स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक, और जो पांचवा चीज है टैक्स एफिशिएंसी, मानसी, इसमें डेवल होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, डिवॉल्व तो डिवॉल्व। हाँ, टैक्स ऑफ जो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होती है उनके बेसिस मतलब डिवोल्यूशन होता है।
तो जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बोले हैं, जो भी आपने बोला। नहीं, ये हो गया कि इसके तहत होता है। 2.5 दिया जाता है एफिशिएंसी में, 10% फॉरेस्ट्री में, ऐसे करके ओवरऑल इनकम, हाँ, ये टर्म्स ऑफ एरिया, रेफरेंस हो गए। हाँ फॉरेस्ट, ऐसे करके। तो ठीक है। फिजिकल फेडरलिज्म का बात होता है यहाँ पर कि स्टेट्स का अपना राइट्स है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रूडेंस, कितने तक वो एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, वो फिजिकल फेडरलिज्म हो गया। क्या डिफरेंसेस होना चाहिए, सेंटर कभी कभी स्टेट एलिज दैट सेंटर इज यूजिंग सर्च सेस एंड सरचार्ज, जैसे कल डिस्कस किए थे इकोनॉमिक्स क्लास में, कि कैसे उसको कम किया जाए। क्या उसको भी इंक्लूड करना चाहिए जीएसटी के अंदर में फॉर द डेवोल्यूशन, इक्विटी इन डेवोल्यूशन। तो फॉरेस्ट कवर हो चुका है इसमें, हेल्थ पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, टैक्स इफिशिएंसी का बात करते हैं। तो इसमें ऐड हुआ है कि अब एक ऐड कर सकते हैं इसमें, ओवरऑल कार्बन रिडक्शन 32 33 35% कार्बन सिंक, जो टारगेट इंडिया का है लॉन्ग टर्म 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन कैप्चर करना है बाय 2030, पंच अमृत टारगेट 2070 तक है। ये कैसे अचीव होगा अंटिल अनलेस 15 फाइनेंस कमीशन अभी हो चुका, 16 फाइनेंस कमीशन जो बना है, एंड द रिपोर्ट विल बी गिवन, और 27 से 32 के बीच में वो इंप्लीमेंट होगा। तो कैसे डिसाइड होगा, तो इसमें क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन प्रोग्राम है उसको इंक्लूड कर सकते हैं अंडर जो ऑलरेडी 5 है। तो ये हो गया। इसमें नेशनल ग्रीन क्रेडिट मार्केट एक कैसे वर्क कर रही है जो कार्बन मार्केट है, मतलब क्या नीति है इसकी? नेशनल कार्बन क्रेडिट अभी उतना अच्छी तरह से नहीं चल रहा, कुछ निकाले थे, एसबीआई शायद निकाले थे, कोई एक दो निकाले थे कार्बन क्रेडिट ऐसे। मानसी बता दो अगर आपको पता होगा तो। हाँ, अभी पूरी जो आपने ठीक बोला, जो इंडिया में कार्बन क्रेडिट मार्केट है वो भी फंक्शनल नहीं है, तो दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन क्रेडिट मार्केट लिखा है, ग्रीन क्रेडिट है सपोज कि कोई इंडस्ट्री रेन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है पैसा, वो सिर्फ रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फंक्शन कर रही है, तो उसके लिए उनको कुछ ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे जो वो ट्रेड या सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो एक तरीके से ये इंसेंटिव है टू अगेन कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जैसे रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करे, उनमें इन्वेस्ट करें। हम्म। और सेकंड ऐसे बात की, अच्छा लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होना चाहिए डिफरेंट सेक्टर में। एनडीसी एसडीजी गोल आप टारगेट अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, पीपल मेक लाइफस्टाइल चेंजेस वो हो रहे हैं कि नहीं। तो हर एक सेक्टर के अंदर में परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट देना चाहिए स्टेट को भी और सेक्टर को भी। तो एक ओवरऑल पूरा आर्टिकल का ये कहना है कि आप जब 5 एरिया सेक्टर्स है जिसके हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं डेवोल्यूशन, तो अब इसमें आप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में डाल दीजिए। इसमें हम प्राइवेट सेक्टर के लिए तो लेके आते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, लेकिन क्या गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है ऐसा ला सकते हैं, या फिर इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो एसीआर रहते हैं या फिर किसी और चीज पे उनको आधार बना के प्रमोशन दी जाए, या फिर कुछ ऐसा, या किसी गवर्नमेंट ने मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ने किसी ने कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की परफॉर्मेंस बेस्ड? हाँ करती है परफॉर्मेंस बेस्ड अगर बोला जाए तो। ऐसे लोकल ग्रांट भी मिलता है, एमपी एमएलए लैड भी कुछ कुछ स्टेट्स में होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। ऐसे कम चांसेस रहते हैं क्योंकि उसे बात फिर की परफॉर्मेंस पॉलिटिकली बेस्ड विल चाहिए। बजटिंग, बजटिंग की भी बात की, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के ऊपर नेक्स्ट ईयर जो बजट एलोकेशन होता है कि पिछले साल क्या परफॉर्मेंस रही, तो वो भी चीज है, वो इन डिटेल हमने इकोनॉमी के सेशन में डिस्कस किया है। ठीक है, एक शॉर्ट इसको बांग्लादेश हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, शॉर्ट वो ले लेते हैं एक बार। कि 1947 के बाद से 1971 के बीच में ईस्ट पाकिस्तान था वो। तो जब इलेक्शन हो रहा था तो बांग्लादेश जो पीपल थे, जो ईस्ट पाकिस्तान थे, वो बंगाली मेजोरिटी थे। जो वेस्ट पाकिस्तान थे दे आर उर्दू, उर्दू भी नहीं थे, पश्तून, उर्दू, बलोची और सिंधी, ये मिक्स थे। तो जब इलेक्शन हुआ तो बांग्लादेश पीपल के बंगा बंधु और जो मुजीबुर रहमान, वो इलेक्शन जीते थे। तो और उस समय पाकिस्तान में एक तरह से वेस्टर्न पावर के अलाइन में थे। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो सो कॉल्ड कोट अनकोट ये जो उनका डायरेक्शन दिया जाता है कि बंगाली पीपल विल सिट ऑन देयर हेड, ऐसा उनका कहना था। तो दे स्टार्टेड यूजिंग मिलिट्री फॉर इंटरवेंशन। तो 1960 से मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ।
जनरल याया खान इलेक्शन को होल्ड किए और इस्टेब्लिश किए गवर्नमेंट ऑफ लाहौर के अंदर में, याहा खान के अंदर में हुआ। फिर 71 में वो अरेस्ट किए मुजीबुर रहमान का, उसके बाद से फिर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन सर्च लाइट। 1971 मार्च 25, इंदिरा गांधी का समय था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंटरवेंशन हुआ इंडिया की तरफ से, क्योंकि रेफ्यूजी क्राइसिस हो गया था इंडिया में। 110 million पीपल बिकेम रेफ्यूजी और दे क्रॉस इनटू द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया में हो रहा था, तो उन्होंने इंटरवेन किया मिलिट्री, और 10 दिसंबर के आसपास में 93,000 POW बन गए पाकिस्तान के। उन्होंने फिर उनको रीओकुलेट किया गया इन इंडिया एंड थ्रू इंडिया शिमला अग्रीमेंट हुआ 1972 में, वापस भेज दिया पाकिस्तान में। और फिर बांग्लादेश को वापस नॉर्मलाइजेशन किया गया, इलेक्शन हुआ। लेकिन मुझे भी जो बांगा बंधु जिनको कहा जाता है, उनको असैसिनेट कर दिया गया 1975 बाद में बाय जनरल जियाउर रहमान, हु सीज पावर। फिर वो एक तरह से बांग्लादेश को वापस से मिलिट्री स्टाइल, पाकिस्तान स्टाइल मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलाए 15 साल के लिए। फिर जनरल मोहम्मद अरशद बने मिलिट्री डिक्टेटर आफ्टर असैसिनेशन ऑफ मुजीबुर रहमान 1981, चलाते गए। और उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आया 1990s, तो मुजीबुर रहमान के जो पूरे परिवार का असैसिनेट किया गया, तो उनकी बेटी शेख हसीना और सिस्टर रेहाना, उनको यूरोप भेजा गया। और फिर इंडिया की तरफ से असाइलम मिला हुआ था, इंदिरा गांधी ने उनको दिया था। तो 1990s में जब देर वॉज डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, बिकॉज सोवियत टूट चुके थे और इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था बांग्लादेश में, तो रेवोल्यूशन हुआ। तो उसने वापस से फिर शेख हसीना वहां पर आई और वहां पर जीती, अवामी लीग फॉर्म हुआ, फिर जीती, और फिर जीतते आ रहे आज तक। तो ये एक बेसिक ओवरऑल हिस्ट्री है बांग्लादेश का। तो दो पार्टी है, BNP तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और अवामी लीग शेख हसीना का, और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बात करते हैं मोर एंड मोर यूज ऑफ रिलीजियस कनोटेशन दैट इज इस्लाम इन बांग्लादेश, जिनका फाउंडर थे जियाउर रहमान, जो डिक्टेटर थे। तो ये कवर आई थिंक इसमें मुजीबर उसी रहमान थे ना। क्या होगा। मुजीबर रहमान। मुजीबर रहमान तो उनके फादर थे ना, हाँ, ये तो जियाउर रहमान है, ये दूसरे पार्टी है जो मिलिट्री स्टाइल शेख डिक्टेटरशिप मुजीबुर लाया गया जो उनके। शेख मुजीबुर हाँ रहमान है वो वो अवामी लीग के थे ना, वो शेख। हम्म, हाँ वो डिफरेंट हो गए ना, ये जियाउर रहमान जो नेशनलिस्ट पार्टी, हाँ, ये हो गए असैसिनेशन ऑफ द जियाउर रहमान। उसी यहाँ पे क्वेश्चन था मेरा कि जो बांग्लादेश अब बांग्लादेश है, तब ईस्ट पाकिस्तान था, तब क्या रीजन थे कि हमें पाकिस्तान के साथ इस बांग्लादेश वाले रीजन को देना पड़ा था पाकिस्तान को? मुस्लिम लीग वहां शुरू से जीती था, होगी, उससे अलग भी। शुरू से 1905 लॉर्ड कर्जन के समय से था, कि जब बांग्लादेश में जो ऑलरेडी थे वो बंगाली एलिट क्लास थे, उनका रोल था कि उनका एक तरह से हमेशा क्वेश्चन रहा था कि जो ये ठीक है बात कर सकते हैं इलाहाबाद और वहां पर AMU का जब प्रोटेस्ट जब चल रहा था, साइंटिफिक मेथड ऑफ रैशनलाइजिंग ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एलिट, जो अवध के जो एलिट थे, उनके बीच में तनाव था कि जो बंगालीज है उनका एस्पिरेशन डिफरेंट है, तो वो फिर बात करते थे विद रिस्पेक्ट टू कि अलग कंट्री बनना चाहिए, अलग स्टेट बनना चाहिए, पहले अलग स्टेट बनना चाहिए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, उनको सपोर्ट किया गया। वहीं से फिर धीरे 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 करके सेपरेट इलेक्टोरेट आया 1909 में। वहां से फिर 1940s के समय में जब मुस्लिम लीग का अपना पॉलिटिक्स चल रहा था विद रिस्पेक्ट टू द, तो वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हर एक जगह में जहां पर मुस्लिम्स है उनको वोट मुस्लिम दे सकते हैं। तो उसके हिसाब से जहां जहां मेजोरिटी इंडिया में 96%, 91% का अराउंड, जहां जहां पर मुस्लिम पॉपुलेटेड थे और मेजोरिटी थे, वहां पर उनके इलेक्शन जीते वो मुस्लिम लीग। उसी के हिसाब से फिर पार्टीशन हो गया, बाउंड्री कमीशन हुआ और वही फिर पार्टीशन हो यही क्वेश्चन छुपा हुआ है मेरा कि जो मुस्लिम लीग वहां पे जीती, ये एरियाज मिले। क्वेश्चन है ये, जब भी कोई राष्ट्र, कोई नेशन कम्युनल पे होके वोटिंग करता है, तो उसको उसकी कीमत क्या एक लंबे टाइम तक चुकानी पड़ती है। चाहे बांग्लादेश के उस टाइम को देख लें, बहुत पहले का टाइम था, लेकिन लास्ट तक कीमत चुका, या फिर पाकिस्तान के अभी रेडिकल नेचर को देख लें, क्या इसके कारण हमारी डिपेंड करता उसी है। पास्ट में वही। कम्युनल लाइन खराब नहीं है, कम्युनल लाइन एक तरह से, कम्युनल हम लोग इंडिया में खराब बोलते हैं, कम्युनल डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस कम्युनिटी। कम्युनल मतलब होता है कम्युनिटी की बेस में वोटिंग करना। तो कम्युनल जो इंडिया में होता है इट इज रिलेटेड टू रिलीजियस कम्युनिटी, लेकिन कम्युनल हो सकता है कि आप
कास्ट हो, कम्युनल हो सकता है कि एथनिक हो, लैंग्वेज हो। तो वैसे तो बास्क और कैटलोनिया का भी उसी पे बात हो रहा है, आयरिश का भी उसी पे बात होता है, कम्युनल लाइंस पे बात होता है, तो वो खराब नहीं है। लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो अगर मॉडर्निटी की तरफ में है, जो स्वामी विवेकानंद का बात करते हैं, मॉडर्निटी विथ हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपका माइंडसेट है गोल्डन एरा ऑफ वापस पीछे आना है, तब प्रॉब्लम होगा लॉन्ग टर्म में। क्योंकि आप स्क्रिप्चर को आप इंटरप्रेट करोगे अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी जो प्रैक्टिकलिटी है और स्क्रिप्चर का जो डॉगमा है वो कभी हमेशा क्लैश रहेगा। और जब लोग जो बैठते हैं टॉप में, अगर वो स्क्रिप्चर को ज्यादा यूज करेंगे तो जो प्रैक्टिकलिटी है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, तो फिर धीरे धीरे रेडिकलाइजेशन बढ़ जाएगा, जैसे अफगानिस्तान में कि हर एक चीज पे आपको एक टर्म होता है हाथ काटना, ये सब चीज जो एक्स्ट्रा जो रेडिकल चीज है, तो वो आता है। तो कम्युनल वोटिंग गलत नहीं होता है कोई भी, लेकिन डिपेंड करता है कि सरकार में जो लोग आते हैं उनका सोच कैसे ओवरऑल। क्योंकि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी वो क्या चीज बात करता है, आयरिश पीपल, आयरिश अभी भी कम्युनिटी है। फिर अब बास्क हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, या फिर अब कैटलोनिया हो गया स्पेन के अंदर में। फिर फ्रांस के अंदर में कुछ कुछ एरिया में बात करते हैं अलग होने होने का बात करते हैं, स्कॉटलैंड का बात करते हैं, वो भी तो कम्युनल वोटिंग होगी एक तरह से कि अलग होना है मुझे पूरा, तो स्कॉटिश पीपल के लिए। तो इंडिया में जो जो वर्ड है इसको रिलीजियस एस्पेक्ट हमेशा दिखते हैं, इसलिए तो कम्युनिटी से होता है। बट उसका मॉडर्न रहना जरूरी है, कम्युनल का भी अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन वर्ड जब खराब नहीं रेडिकल है, हो जाए। कम्युनल हाँ थिंकिंग में लगे हाँ। आप कम्युनिटी के हिसाब से सोचते हो। लेकिन इंडिया में कम्युनल शब्द हमेशा अटैच हो चुका है, सेकुलरिज्म अटैच हो चुका है इन कंटेक्स्ट जनरल बिहेवियर में कि आप वेलफेयरिज्म और उसमें। लेकिन ओवरऑल जो माइंडसेट है वो है कि इक्वी डिस्टिंग इक्वल सपोर्ट टू और रिलीजन। तो वैसे कम्युनल जो वर्ड अटैच हो चुका है और रिलीजियस एस्पेक्ट से अटैच हो चुका है एक तरह से। तो हम लोग कभी कम्युनल जाति ही नहीं बोलते, कभी हमेशा कम्युनल हम लोग रिलीजियस एस्पेक्ट में बोलते हैं इंडिया में। तो मॉडर्निटी विद ट्रेडिशन लॉन्ग टर्म सक्सेस है कोई भी कंट्री का, यही आई कैन से। thank you। स्टोरी ऑफ द आईएमडी मॉन्स्टर साइक्लोन 1864, इंडिया फेस ड्रॉट एंड famine 1866 में पुश पीपल टू द स्टारवेशन। तो अभी अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो 1770s में एक आया था बंगाल में सबसे बड़ा फाइमिन आया था, आफ्टर द रॉबर्ट क्लाइव के समय डुअल गवर्नमेंट तब हुआ था। उसके बाद फिर 1830s में आया था सेंट्रल इंडिया में, 1860s में आया था, 1890s में आया था इन मद्रास और बाकी सब रीजन, फिर 1943 में आया था बंगाल में। तो बिग फैमिन है, हर एक फैमिन के लिए अलग कमीशन बैठा है, लेकिन कोई ढंग से उतना काम हो नहीं पाया। अ, तो आईएमडी जो है इट इज वन एंटरिंग इनटू 150 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो 1850 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वो जब फॉर्म हुआ था 1870 पहले, उसके बाद फिर 1875 में आईएमडी स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो इसका काम था कि सेवरल रेगुलर फोरकास्टिंग एडवाइजरी सर्विस देना, एग्रीकल्चर, रेलवे, एयरवेज, शिपिंग, पावर प्लांट, फिशिंग कम्युनिटी एक्सेट्रा सबके लिए। धीरे धीरे उनका स्कोप बढ़ते गया और मॉनसून में भी आ गए फोरकास्ट में। राइट टाइम टू कंडक्ट इलेक्शन वो भी फोरकास्ट किए कि सही टाइम कौन सा इलेक्शन करना है। इसी को ईसीआई को भी बोलते थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि आप इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराई, राइट टाइम किया है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को भी, या फिर इट वाज आल्सो डे वे इंडिया लॉन्च फर्स्ट प्रेडिक्टिव द फेवरेबल। अब है कि जो भी लॉन्च होता है पीएसएलवी जीएसएलवी, तो फेवरेबल वेदर कंडीशन कौन सा दिन है, जिस दिन बादल नहीं होगा, जिस दिन वेदर कंडीशन सही हो, फ्रिक्शन कम होगा एयर में, तो वो भी बताते हैं। तो हर एक चीज में आईएमडी का रोल रहा है शुरू से। पहले ब्रिटिश ऑफिसर थे, अभी धीरे इंडियन हो गए उसके बाद। डेथ टोल आल्सो हैव रिड्यूस फ्रॉम द साइक्लोन टू मिनिमम लेवल। लास्ट जो हुआ था उड़ीसा में 1999 में, 1998 1999 में 10,000 पीपल हैड डाइड। उसके बाद अभी जाकर देखा जाता तो कुछ हंड्रेड्स होता है, दैट इज आल्सो वेरी सैड, बट कम हुआ ओवर द इयर्स। भुवनेश्वर साइक्लोन 1999 लोएस्ट पॉइंट, सुनामी 2004 10,000 पीपल डाइड, अभी कम होता है। सक्सेस। HPV vaccine we discuss, Cervac developed by SII, Serum Institute of India.
तो इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ले सकते हैं कि नासिक काला राम मंदिर नासिक में important event हुआ है, like Ram and along with Sita, Lakshman spent the first few years of their 14-year exile in Dandakarne, dense forest in central India, in which Panchavati was also a part. The Panchavati comes from the existence of 5 banyan tree in their area. यहाँ पर Lord Ram, Sita and Lakshman set up a hut as a presence of 5 banyan tree, making this top spot auspicious. It is from the Panchavati region that Ravan, Demon king of Lanka, abducted Sita. तो ये इंपॉर्टेंट साइट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट दलित सत्याग्रह भी यहाँ पर बी आर अम्बेडकर एंड द मराठी टीचर सोशल एक्टिविस्ट सदाशिव साने और सेन साने गुरुजी लेड एन एजिटेशन टू डिमांड एक्सेस फॉर दलित इन हिंदू टेम्पल। तो जो कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट का 1930 है, इसका मतलब 1922 के बाद का फेज है और 30 के पहले सीडीएम के पहले का है। तो उस समय जब फेज चल रहा था हर जगह कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन द साउथ, फिर बात करते हैं नॉर्थ में तो सिख रिफॉर्म गुरुद्वारा रिफॉर्म कमेटी हो गए, कुकीज का बात हो रहा है। उसके बाद फिर अलग अलग जगह पर ये रियो परदोली सत्याग्रह 1928, वैसे ही 930 में ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इट वॉज अ दलित सत्याग्रह फॉर द एक्सेसिबल टू द दलित पीपल इन द कालाराम टेम्पल। तो दे ट्राइड टू स्टॉप रामनवमी प्रोसेशन फ्रॉम एंटरिंग द टेम्पल प्रेमाइसेस। बाला साहब रीच द स्पॉट एंड इसके बाद फिर यू कंट्रोल द सिचुएशन। काला राम मतलब लिटरली ट्रांसलेट टू ब्लैक राम, ब्लैक स्टैचू ऑफ द लॉर्ड, सैंक्टम सेक्टोरम स्टैचू ऑफ राम सीता एंड लक्ष्मण, ब्लैक ऑर्डर ऑफ हनुमान एंड मेन एंट्रेंस, बिल्ट इन 1792। सरदार रंगाराव ओदेकर मतलब मराठा सरदार के अंदर बना हुआ था। ठीक है। ताइवान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है दैट विल क्वेश्चन द रिलेशन विद चाइना। टू सिंगल गवर्नमेंट, ऐसे इन टू गवर्नमेंट सिंगल कंट्री से बात होता है हमेशा। डेमोक्रेटिक प्रोसेस प्रोग्रेसिव पार्टी है ताइवान में और दूसरा केएमटी है। केएमटी हिस्टोरिकल ट्रेडिशन 1911 से स्टार्ट हुआ था उनका ट्रेडिशन। नेशनलिस्ट पार्टी थे चाइना में, फिर वो फॉर्मोसा आइलैंड चले गए, उनका केएमटी वही है। उनके अगेंस्ट में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का इलेक्शन अभी। वी आर टेकन द नॉन ओसाका, कैसे एथिक्स में उनका रोल है। यू कैन टेक अ मंच। Okay, Oshik. Okay, taking up the Financial Express first. So we're talking about the capital market. The markets ride the IT wave. IT companies are performing nicely. Specifically, अगर हम capital market performance की बात कर रहे हैं, but कल हमने बात करी थी उनके results की, तो results are not that promising. So it could be a challenging year for the ITs 2024. Then, so India raises the visa pharma audit issues with USA. So this can be cited कि जब हम ट्रेड की बात करते हैं विद यूएस तो इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं। तो फार्मा ऑडिट्स इश्यूज, क्वालिटी जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स की हम बात करते हैं, एंड there was this 14th India US Trade Policy Forum. So there is long visa processing time in the US and there is a need to increase the number of inspections by the US FDA. Then Atal Setu Bridge, India's longest sea bridge, 21.8 kilometers in length. So more real money games to feature on Play Store from June. So when we talk about the regulation of the gaming industry, so recently we saw that
the 28% GST has been imposed on all types of games, be it games of skills or games of chance. तो games of chance जो है उनमें इनसे कि the money is involved, तो entire amount के ऊपर GST would be imposed। एंड यहाँ पे एक और इशू है कि जो गवर्नमेंट, जो टैक्स अथॉरिटीज एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू डिमांड कर रहे हैं, the gaming industry is opposing that because वो बोल रहे हैं कि it is retrospective in nature। retrospective means कि since the time the GST has been implemented, उससे पहले के time period से भी this tax has been calculated and being demanded। अफोर्डेबल फेयर्स, रेलवे टिकट्स एंड प्राइसिंग की हम बात करते हैं तो द ट्रेन टिकट टू अ डेस्टिनेशन कॉस्ट ₹100, रेलवेज इज चार्जिंग ओनली 45 and it is giving 55 rupees as concession। So even this becomes, we can say, a part of revenue expenditure of the government, कि this is the concession that they are giving। तो जो concession can say दिया जा रहा है railways, we can say, for the middle class and for the lower class people, uh, it is the most affordable, you can say, medium of travel। So this is again, it promotes, we can say, tourism also, and for the people it becomes easy commutation, one of the mediums for long distance travel। यहाँ पे क्वेश्चन था, क्या ये सस्टेनेबल है मानसिक? अगर कम तो कर दिया, उनके पास फंड कम आएंगे, लेकिन अगर उनके पास पैसा ही नहीं आएगा गवर्नमेंट के पास, तो अगर आगे रेल डालनी या फिर सुधार यहाँ करने, पे नए देखिए, प्रोजेक्ट्स डालने। ठीक है, ये हम्म, पॉइंट ठीक है आपका, बट यहाँ पे ये कि ये अभी न्यूली इंट्रोड्यूस नहीं है, काफी सालों से यही चीज फॉलो की जा रही है, ये अभी से या कोई रीसेंट मेजर नहीं है। तो सस्टेनेबल तो है, ये तो क्लियर हो चुका है, बट इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि यहाँ पे वो ये कि आपको ये प्रोवाइड करके बेनिफिट क्या मिल रहा है, इससे जो एडिशनल बेनिफिट जनरेट हो रहे हैं, क्या वो रिलायबल हैं, क्या वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हैं, तो वो कर पा रही हैं सस्टेन, तो वी कैन से कि दिस इज ओवरबर्डन। sustainable and the right measure। हम्म, ओके। क्या बोल रहे हो? एक ओवरबर्डन ट्रेन देखने के लिए मिलती है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होगा, चाहे पैसे बढ़ भी जाए, बट हम क्या जो डिमांड है, या फिर आगे जो बढ़ेगी लोगों की डिमांड, उसको पूरा कर पाएंगे इस तरह से, अगर हम हाँ, उसके कम भी लिए कर दें? ये आपने सही पॉइंट रेज किया, उसके लिए वी आर सीइंग की इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जब हम बात करते हैं न्यू ट्रेन हम जो लॉन्च कर रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन जो हुई हैं, और जो एसी कोचेज हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें ये सब्सिडी नहीं प्रोवाइड की जा रही है या कंसेशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो चीज़ वहां से कॉम्पनसेट हो सकती है। बिकॉज इवन व्हेन वी टॉक अबाउट the civil service जो class है, even they prefer to travel via the railways, so we are improving even in terms of the delivery of the services, also improving upon the quality, तो उसको हम वहां से compensate कर सकते हैं। और हमने ओके। लास्ट डिस्कस किया था कि जो एसी कोचेज है उनके तो रिवेन्यू इंक्रीज कर रहे हैं, पर जो लोकल है या फिर जो लोकल आदमी ज्यादा यूज करता है उनके डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे पर काफी इफेक्ट पड़ता है। और जितना वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं उतना वो वापस नहीं कर पाते, तो उसको किस तरह हाँ, से। हमने यहाँ पे दो दो बात करी थी दिव्या, कि एक तो जो फ्री इट होता है, एक वो क्लास है, दो कैटेगरी, और एक जो नॉर्मल जो ट्रैवलिंग वाली होती है, कंज्यूमर ट्रैवल वाली, तो उसमें हमें फ्री इट वाले में लॉसेस फेस करने को मिल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कम्यूटेशन या ट्रैवलिंग के लिए यूज होती है, उसमें देयर आर नॉट लॉसेस। ठीक है, देन हमने पाम ऑयल इंपोर्ट्स की बात की, तो दे जंप टू 4 मंथ हाई, तो वी सॉ कि इंडिया जो एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स है, वी आर 60% डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स, एंड हायर परचेजेस बाय द वर्ल्ड्स biggest importer of the vegetable oil could help lower the palm oil stocks in top producers, so top producers Indonesia and Malaysia है, and support the benchmark futures। तो जो फ्यूचर्स, यहाँ हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, तो बिकॉज वी आर सीइंग की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इम्पोर्ट्स वुड बी इंक्रीजिंग, एंड अगेन इसकी वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन और ज़्यादा हो सकती है, प्राइसेस और ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और इंक्रीज हो सकता है। सो these can be some of the impacts, and recently, like, because we are import dependent, so India is now focusing upon
being self-sufficient country as far as the oil seeds is concerned. So we have the National Oil Seeds Mission, and how we are now again promoting कि कैसे क्रॉपिंग पैटर्न को हम ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं. So that is there. ग्रासरूट लेवल पे पाम ऑयल इंडस्ट्री है इंडिया में, तो उसमें बेसिकली इश्यूज क्या फेस कर रहे हैं वो? पहली बात उसमें है सबसे कि बड़ा हाँ बोलो. पहली बात पाम ऑयल वहीं पर हो सकता है जहाँ इक्वेटोरियल रीजन में सबसे अच्छा हो सकता है, अच्छा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। इंडिया में इक्वेटोरियल रीजन है ही नहीं। दूसरा है कि जो भी रीजन है इंडिया में, इट इज़ मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल्सो इन द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में ऑलरेडी देयर इज अ प्लांटेशन इकोनॉमी बेस्ड ऑन रबर, कॉफ़ी, टी, और नॉर्थ ईस्ट में भी टी और बाकी सब है। तो डाइवर्सिफिकेशन करना दिक्कत हो जाता है पाम ऑयल की। और पाम ऑयल अगर एक कर भी देंगे तो क्या हम लोग compete कर पाएंगे जो इतने बड़े लेवल पर काम चल रहे हैं मलेशिया और इंडोनेशिया? तो ये चैलेंजेस। एक और इंडस्ट्रियल लेवल पे चैलेंज ये कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, तो इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं वो कंपैरेटिवली चीपर है कंपेयर टू उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना इनिशियली। तो जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लेंगे तो तब हम बोल सकते हैं कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं हम डोमेस्टिकली। तो अभी इनिशियली और ट्रांजिशन फेज में ये चैलेंज भी एग्जिस्ट करता है। So Mahanagar Gas incorporates Mahanagar LNG. So it is a joint venture with Baidyanath LNG, the first company to set up LNG retailing outlets in India. तो ये एक इम्पोर्टेंट किसी एग्जाम्पल जब हम गैस इकोनॉमी की बात करते हैं इंडिया में। सो इंडिया अगेन यहाँ पे भी इम्पोर्ट डिपेंडेंट हम ज़्यादा हैं, जो नेचुरल गैस इम्पोर्ट्स हम करते हैं फ्रॉम कंट्रीज लाइक कतर। Forex reserves they drop sharply to $617 billion, but ये जो level है of $617 billion, this is we can say India में one of the highest. So this also indicates, ये भी एक हम बोल सकते हैं कि macro economic indicators की जो हम बात करते हैं, जो high frequency indicators की बात करते हैं economy में to assess the strength of an economy, तो forex reserves levels is one of them. So this also reflects India's resilience and the strength. So the apart from this, we have talked about what are other components in forex reserves. So, Osha, can you just mention the components of forex reserves? Component of forex reserve, SDR, reserve tranche, gold, फॉरेन करेंसी, ये होता है। Foreign currency assets, हाँ, ठीक है। So PLI schemes में what are the issues? So firstly, जो main objective and purpose है behind the PLI schemes, that is to, we can say, encourage manufacturing activities, expansion of the manufacturing industries in India, because we are seeing कि services sector में अब हम एक saturation level पे आ गए हैं। बट जब हम पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ की बात करते हैं तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाई करता है। तो PLI schemes provide फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑन इंक्रीमेंटल आउटपुट। तो जो और एडिशनल इंक्रीमेंटल आउटपुट होगा उसके ऊपर आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ हम चैलेंजेस की बात करते हैं। सो हैव वी सी दैट in some sectors it is in the gestation period and there are some where it is lagging a bit. So in terms of the time lag एक challenge exist करता है which is in terms of implementation. And apart from this we see जो companies हैं which are yet to set up the new manufacturing facilities and start the production to take the benefits, disbursement in this scheme has only been, so एक हम ये finances के regarding बोल सकते हैं। So Gujarat to invest 2 trillion rupees in green hydrogen. So green hydrogen में it is, we can say, completely carbon neutral. And talk about the byproducts of green hydrogen, so it is heat and water. And blue hydrogen की हमने बात करी, it talks about carbon capture. So blue hydrogen में we are seeing FDI coming from Saudi Aramco. तो सऊदी अरेबिया की कंपनी है, they are promoting investments in FDI and blue hydrogen.
So aims to achieve 50% renewable power sources by 2030. Government 50% जो इंडिया में electricity generate होगी should be 50 through the renewable energy sources. So this is the target. This is, we can say, one of the targets of the Panchamrit target जो है. Carbon neutrality target is by 2070. Then 45% reduction in the carbon emissions is another target. 50% renewable energy sources हो गया. 3 targets, and what are the 2 more targets, Ashik, if you can remember? एक कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन का टारगेट है. तो 5 टारगेट था ना, तो पंच हाँ, अमृत में 5. 2070 तक कार्बन न्यूट्रल था पहला. सेकंड था कि Okay. 50%, वही वो वाला सेकंड हो गया. हाँ. फिर थर्ड कार्बन कैप्चर के लिए बात हो रहा था, 2.5 to 33 बिलियन टन बाय 2030. ये बात हो गया. ठीक है, तीसरा हो एक गया. कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन था, हम्म और आई थिंक एक फॉसिल फ्यूल रिडक्शन का टारगेट था, 5th वन. We'll have to look exactly क्या है. And out of the targeted 500 gigawatts capacity from the non-fossil sources, 485 gigawatts is expected to come from the renewable energy. तो यहाँ पे कीवर्ड्स देख सकते हैं, हाइड्रोजन हब फैसिलिटी एट IIT Mumbai. So it will act as incubation cell to develop framework for localization of hydrogen ecosystem. So again, it is close to, you can say, Gujarat. So Gujarat is emerging out as the hub for green hydrogen. मानसी. Yes, Ashik. तो इसमें ऐसे जेड नेट जीरो 2070 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना 2030 तक. 50% ऑफ टोटल एनर्जी डिमांड को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स करना 2030. सब 2030 है, बस एक ही 2070 है, वो नेट जीरो है. 45% ऑफ ठीक. कार्बन इंटेंसिटी को कम करना 2030, और 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल वहां से एनर्जी यूज करना तो 2030. सब 2030 ठीक है, है. बाकी तीन चारों एक ही 270 है. हाँ. ओके, थैंक यू. देन कोका कोला की हम बात करते हैं, तो कोका कोला इंडिया कंट्रीज लार्जेस्ट बेवरेज कंपनी है. अगेन इज बॉटलिंग आर्म वुड ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन 3 रीजन्स. तो जब हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, so disinvestment is part of Coca-Cola's larger shift to focus on brands and asset-light operations. So operations in Rajasthan, Bihar, Northeast, and West Bengal to be diverted to 3 franchisee bottles. So even packaging, हम एक aspect की बात कर सकते हैं कि प्लास्टिक बॉटल्स को क्या ऑल्टरनेटिव है. एंड सेकेंडली यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट मेंशन है, तो हमने बात करी डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है. तो यू कैन औशिक क्विकली मेंशन की क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि 50% से नीचे हो गया उनका शेयर, इक्विटी लॉस कर देना टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि रिड्यूसिंग द स्टेक इन द कंपनी बाय द गवर्नमेंट. हाँ, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता है, और डिसइन्वेस्टमेंट में जो मैनेजमेंट कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है. तो इट स्टिल रिमेन्स अ PSU. सो जब हम वेयर हाउसिंग की बात करते हैं, तो व्हाट आर द चैलेंजेस. तो एक तो लैंड एग्रीगेशन, इट इज़ अ चैलेंज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन फील्ड वेयर हाउसिंग इट हैज़ नॉट बीन फीजिबल फॉर द लिस्टेड कंपनीज एंड फंड्स. तो यहाँ ग्रीन फील्ड वेयर हाउसिंग मेंशन है, तो ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं. तो ग्रीन फील्ड में इट इज़ कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट जो डेवलप किया जाता है. ब्राउन फील्ड में जो एग्जिस्टिंग कुछ फैसिलिटीज़ होंगी उनको फिर से रीडेवलप करना. एंड वेयर हाउसिंग में वी आर ऑल्सो सीइंग की बिजनेस के पर्सपेक्टिव से द मार्जिन आर ऑल्सो नॉट सो मच, we can say so much high, या इतना ज़्यादा margin exist नहीं करता है. So these are the challenges. And example Mumbai based Phoenix Mills, so they were thinking of being